नमस्कार। हमारा आज का विषय है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद जानने से पहले हम ये समझें कि वाक्य होते क्या हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीति हो वाक्य कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो सार्थक है और मिलकर एक सार्थक वाक्य बनाएं। ऐसा नहीं कि सार्थक शब्द तो है लेकिन वाक्य कुछ भी बन रहा है तो वो वाक्य नहीं कहलाएंगे। एक निश्चित अर्थ प्रदान करने जरूरी हैं। अगर वो सारे शब्द मिलकर एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं तब वे वाक्य कहलाते हैं। इसको हम थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, गीता खेल रही है, योगेश पढ़ रहा है, सूर्य लाल होता है। यानी कि यहाँ पर सारे सार्थक शब्द मिलकर एक निश्चित अर्थ बता रहे हैं तो यहाँ पर वाक्य होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा शब्दों को उलट पुलट दें, जैसे ये लाइन देखते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये सारे सार्थक शब्द हैं। लेकिन अगर इन सार्थक शब्दों को हम उलट पुलट दें, जैसे पुस्तक, रहा, पढ़, मोहन है, तो क्या ये वाक्य कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये फिर वाक्य नहीं कहलाएंगे। जबकि सब जितने भी हमने शब्द लिए सब सार्थक हैं, सबके अर्थ हैं। अब जैसे गीता खेल रही है, ये तो सार्थक शब्द एक सीक्वेंस में रखे हुए हैं, एक नियम से रखे हुए हैं, तो ये वाक्य कहला रहे हैं। लेकिन अगर हम बोले रही गीता खेल है, तो क्या ये वाक्य कहलाएगा? तब ये वाक्य नहीं कहलाएगा। यानी कि वाक्य में शब्द तो सार्थक होने चाहिए, साथ ही उनका सीक्वेंस भी, यानी एक क्रम से अनुसार ही रखने चाहिए शब्द, और उनका एक निश्चित अर्थ भी निकलना चाहिए, तभी वो शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं और वे वाक्य कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का अर्थ है कि उस वाक्य में जिस वस्तु के बारे में बोला जाए, जिस वस्तु के विषय में बोला जाए, वो उद्देश्य कहलाएगा हमारा। और विधेय क्या है? उस वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाएगा। ठीक है, यानी कि उद्देश्य, वाक्य के अंग में जो उद्देश्य होता है, जिस वस्तु के विषय में कहा जा रहा है वह उद्देश्य है, और जिस वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, बाकी चीज़ें, वो क्या हो जाएंगी? वो विधेय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, एक तो उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे श्याम ने बाजार से फल खरीदे। इसमें किसके बारे में बात हो रही है? श्याम के बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है? उसने बाजार से फल खरीदे। तो श्याम क्या हो गया? हमारा उद्देश्य, क्योंकि श्याम के बारे में बात हो रही है तो श्याम हमारा उद्देश्य हो गया, और बाजार से फल खरीदे ये हमारा विधेय हो गया। लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। कौन पतंग उड़ा रहा है? लड़का, यानी लड़के के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर लड़के हमारा क्या हो गया? उद्देश्य, और पतंग उड़ा रहे हैं विधेय हो गया। पान वाला हमेशा पान खाता है तो पान वाला हमारा हो गया उद्देश्य, और हमेशा पान खाता है विधेय। नवाब साहब ने हमारी ओर देखा। नवाब साहब ने, ये हो गया हमारा उद्देश्य, और हमारी ओर देखा यह हो गया विधेय। इस तरह हमने देखा वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं वाक्य के भेद। सामान्यतः दो दृष्टियों से वाक्य के भेद किए जाते हैं। पहला है अर्थ की दृष्टि से और दूसरा है रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक वाक्य आते हैं। लेकिन रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य।
रचना की दृष्टि से वाक्य भेद समझने के लिए हमें पहले उपवाक्य को जानना आवश्यक है। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वास्तव में उपवाक्य वाक्य का ही अंश होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं, अर्थात पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो सामान्यतः एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य और विधेय सम्मिलित हों, वह उपवाक्य कहलाता है। जो उपवाक्य वाक्य से अलग होकर भी पूरा अर्थ प्रकट करे उसे प्रधान उपवाक्य कहेंगे, और जो पहले वाले पर आश्रित हो यानी पहले वाले पर डिपेंड हो उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे यदि बस आ जाए तो मैं चल पड़ूं, तो यहाँ पर तो मैं चल पड़ूं क्या है, प्रधान उपवाक्य है, और यदि बस आ जाए तो आश्रित उपवाक्य है। उपवाक्य के 3 भेद जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 3 भेद होते हैं। इसमें पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला देखते हैं संज्ञा उपवाक्य। तो जो आश्रित उपवाक्य होता है वह प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य में हमेशा आरंभ की शब्द से होता है, जैसे मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य संज्ञा पद की विशेषता बताता है, अर्थात जो संज्ञा की विशेषता बताता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे कि वह लड़का जो कल रोया था आज नहीं आया है, यानी वह लड़का प्रधान वाक्य है, उसकी विशेषता बता रहा जो कल रोया था, तो इस तरह से विशेषण उपवाक्य हो गया। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो क्रिया की विशेषता बताता है। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब आग लगी तभी धुआं उठता है। इस तरह से उम्मीद है आपको उपवाक्य समझ में आ गया होगा। यह एक वाक्य क्या है, उपवाक्य भी वाक्य का ही अंश होता है। ले दो, इसमें एक प्रधान वाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। तो उपवाक्य 3 प्रकार के संज्ञा वाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं। इसके आधार पर हम रचना के आधार पर वाक्य भेद आसानी से पढ़ सकते हैं। रचना के आधार पर हम पहले सरल वाक्य देखते हैं। वैसे तो 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। पहला नंबर पर है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तथा एक ही समापिका क्रिया होती है वो सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें उद्देश्य और विधेय एक हो और उसकी क्रिया भी समापिका क्रिया जो है वो एक ही हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, तो वहाँ पर सरल वाक्य कहलाए जाते हैं। सरल वाक्यों में कोई भी आश्रित उपवाक्य नहीं होते हैं। इनमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही समापिका क्रिया होगी और कोई भी आश्रित उपवाक्य इनमें नहीं पाए जाएंगे। उद्देश्य और विधेय के बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। यहाँ पर अब हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? वर्षा है और विधेय हो रही है। तो एक उद्देश्य और एक ही विधेय, और हो रही है क्या है? समापिका क्रिया। रही एक समापिका क्रिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं वर्षा हो रही है, यह एक सरल या साधारण वाक्य है। माँ ने खाना बनाया, सुबह हो गई, ट्रेन चल दी, मोहन को माखन पसंद है। इसमें मोहन को क्या है? मोहन को हमारा उद्देश्य है और माखन पसंद है, ये क्या है? ये विधेय है। और
पसंद है। यहाँ पर एक समाप्त का क्रिया आ रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं इसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही समापी का क्रिया। इस कारण यह एक सरल वाक्य या साधारण वाक्य है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उद्देश्य में कर्ता आता है और विधेय में क्या क्या चीज़ें आ सकता है, एक बार यह भी जान लेते हैं। विधेय के अंतर्गत क्रिया आता है, क्रिया का विस्तार आ सकता है, विशेषण आएगा, कर्म आएगा, कर्म का विस्तार आएगा, पूरक तथा पूरक का विस्तार, विशेषण आदि ये सभी इस विधेय के अंतर्गत आते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मिक्स करके, यानी कि इसमें एक दूसरे पर वाक्य डिपेंड रहेंगे। इसमें दो या दो से अधिक वाक्य हो सकते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड निर्भर रहेंगे, मिक्स करके बनते हैं। संयुक्त की जब हम बात करेंगे, संयुक्त मतलब जोड़ होता है, जैसे 2+2 करते हैं, 2 और 2, यानी कि उसमें हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि दोनों अपना उपवाक्य अलग अलग अर्थ देंगे। लेकिन जो मिश्र वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, यानी जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी इसमें एक उपवाक्य क्या होगा, प्रधान होगा। प्रधान और आश्रित के बारे में हमने पहले देखा था ना, तो उसी तरह हम देखेंगे कि एक उसमें प्रधान उपवाक्य होगा और एक भी उपवाक्य हो सकता है या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। तो इस तरह के उपवाक्य को हम मिश्र वाक्य कहेंगे। अब इसको हम एक उदाहरण से ये समझेंगे जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण देखते हैं। अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। यह वही है जो कल मेरे घर आया था। मोर एक ऐसा पक्षी है जो सुंदर नृत्य करता है। सच जो बोलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तो यहाँ पर पहला देखते हैं, अध्यापक ने कहा। अध्यापक ने कहा से समझ में नहीं आ रहा है कि बात पूरी हो रही है, नहीं पूरी हो पा रही है। जब तक हम इसको भी साथ में नहीं पढ़ेंगे तो हमें पूरा मतलब नहीं समझ में आएगा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। यानी कि यहाँ पर एक और दो उपवाक्य हैं। अध्यापक ने कहा एक उपवाक्य है कि कल विद्यालय बंद रहेगा, ये क्या है, ये दूसरा उपवाक्य है। लेकिन इसमें से अध्यापक ने कहा ये मुख्य उपवाक्य है, यानी इसको प्रधान उपवाक्य कहेंगे या मुख्य उपवाक्य कहेंगे। कि कल विद्यालय बंद रहेगा, यह क्या है, आश्रित उपवाक्य है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाक्य और ये वाक्य, यानी ये उपवाक्य और ये उपवाक्य की के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये मिश्र वाक्य कहलाएगा, क्योंकि दोनों उपवाक्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह वही है जो, ये क्या है, यह वही है प्रधान उपवाक्य, जो कल मेरे घर आया था, ये आश्रित हो जाएगा। मोर एक ऐसा पक्षी है, ये प्रधान और ये आश्रित। सच जो बोलता है, ये प्रधान उपवाक्य और ये उसे कोई हरा नहीं सकता, ये हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। ये सारे उपवाक्य जो हैं एक दूसरे से प्रायः कि, जो, जहाँ, जब, तब, तो आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य है वो कहीं भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वाक्य के अंत में ही आए। वाक्य के पहले भी आ सकता है, वाक्य के बीच में भी आ सकता है और वाक्य के अंत में भी आ सकता है। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे इसको देखते हैं, यह वही है जो कल मेरे घर आया था। इसमें अगर हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं, जो कल मेरे घर आया था यह वही है। इसमें देखो ये आश्रित उपवाक्य हमने पहले भी लगा दिया तो भी बात का मतलब नहीं बदला, यानी कि आश्रित उपवाक्य इसमें किधर भी आ सकता है, आगे, पीछे या मध्य में भी। अभी आगे लगा है प्रधान उपवाक्य, यह वही है, लेकिन इसको हम पीछे भी लगा सकते हैं। इस तरह यह कहीं भी आ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिस वाक्य में सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, अर्थात वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। इनका प्रयोग भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है।
ठीक है। और इसमें आए हुए सभी उपवाक्य जो होते हैं, चाहे वो 2 हों या 2 से अधिक भी उपवाक्य हो सकते हैं। यहाँ मैंने दोनों लिखा था, दोनों उपवाक्य समान स्तर, कोई ज़रूरी नहीं कि 2 ही हों, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जब उस वाक्य में आए हुए सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होते हैं। इसमें कोई भी उपवाक्य किसी से बड़ा नहीं होता, किसी से छोटा नहीं होता। जैसे हमने भी मिश्र वाक्य में पढ़ा था, उसमें एक प्रधान होता था, एक उसके ऊपर आश्रित होता था। लेकिन संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। समान स्तर में होने के कारण इन्हें समानाधिकृत उपवाक्य भी कहा जाता है। ये समान स्तर के होने के कारण इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। ये उदाहरण देखते हैं। मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। अगर हम देखें तो इसमें पहला उपवाक्य है मोहन दिल्ली जाएगा और दूसरा उपवाक्य है शीला यहीं रहेगी। अगर हम दोनों को अलग अलग देखें तो दोनों अपना स्वतंत्र अर्थ भी प्रदान कर रहे हैं। मोहन दिल्ली जाएगा, शीला यहीं रहेगी। ये दोनों उपवाक्य अपना पूरा अर्थ दे रहे हैं और जो दोनों उपवाक्य एक और के द्वारा जुड़ा हुआ संयोजक का कार्य कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यानी कि इस वाक्य में ये दोनों उपवाक्य समान स्तर के हैं, जो स्वतंत्र हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य में आएंगे। दूसरा देखते हैं। यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे एक उपवाक्य ये है, एक उपवाक्य ये है। चूँकि इसमें 2 उपवाक्य हैं इसलिए ये तो सरल वाक्य हो नहीं सकता। मिश्र वाक्य इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों स्वतंत्र हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, इसलिए ये स्वतंत्र वाक्य कहलाते हैं। आगे है ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। ठीक से काम करो, नौकरी छोड़ दो। यहाँ पे भी 2 उपवाक्य हैं, दोनों अथवा से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। यहाँ मैं बैठूँगा, फिर यहाँ पे अगर हम वहाँ देखें संयोजक का कार्य कर रहा है, दूसरे लोग बैठेंगे। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पर वहाँ दूसरे लोग बैठेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं ये भी संयुक्त वाक्य है। मैंने उसे बहुत समझाया, वह नहीं मानी, पर वह नहीं मानी से जोड़ा हुआ है। वह बहुत बीमार था अतः चुप ही बैठा रहा। वह बहुत बीमार था, एक उपवाक्य, चुप ही बैठा रहा, ये दूसरा उपवाक्य अतः से जुड़ा हुआ है। इस तरह हम इसमें देखते हैं ये और है, या है, अथवा है, पर है, अतः इन सब के द्वारा संयुक्त वाक्य जोड़े जाते हैं। संयुक्त वाक्य देखा जाए तो कई प्रकार के होते हैं वैसे, जैसे कि पहला देखते हैं और से जोड़ा हुआ है। जिन उपवाक्यों में 2 परिस्थितियों को जोड़ने का कार्य किया जाए उन्हें संयोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन दिल्ली जाएगा, शीला यहीं रहेगी, ये किसके द्वारा जोड़ा गया है? और यानी 2 स्थितियों को जोड़ने का कार्य किया गया है, तो यहाँ पर संयोजक संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक ही रह सकता है। जब 2 स्थितियों में कोई विकल्प चुनना हो, विकल्प की बात हो रही हो, तो वहाँ विभाजक संयुक्त वाक्य होता है। जैसे यहाँ पर विकल्प किया तो आप रह सकते हैं, आपका भाई, यहाँ पर हम बोलेंगे विभाजक संयुक्त वाक्य। ये वाला भी देखो, ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो, ये भी विभाजक का ही एक उदाहरण, विभाजक संयुक्त वाक्य का ही एक उदाहरण है कि ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। यहाँ पे भी 2 अलग स्थितियाँ हैं, 2 स्थितियों के बीच में विकल्प चुनने की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर भी आपका विभाजक संयुक्त वाक्य होगा। ये देखते हैं, यहाँ मैं बैठूँगा, वहाँ दूसरे लोग बैठेंगे, ये भी जो हमने पहला संयोजक बताया था, संयोजक का ही उदाहरण है। यहाँ मैं बैठूँगा, वहाँ 2 स्थितियाँ हैं, 2 स्थितियों के बीच में को जोड़ दिया गया है, जोड़ने का कार्य किया है वहाँ से, तो यहाँ पे भी संयोजक संयुक्त वाक्य है। अगला देखते हैं, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। मतलब यहाँ विरोध की बातें हो रही, समझाने पर भी नहीं मानी, विरोधाभासी है, तो ये विरोधवाचक संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अगला देखते हैं, वह बहुत बीमार था अतः चुप ही बैठा रहा। इसमें एक उपवाक्य का कार्य का परिणाम दूसरे उपवाक्य पर पड़ रहा है, यानी परिणाम का बोध हो रहा है, यानी कि वह बहुत बीमार था इसलिए चुप बैठा रहा।
इस कार्य का परिणाम इस पर पड़ रहा है। बीमार होने के कारण वह चुप बैठा था, इसलिए यहाँ परिणामवाची संयुक्त वाक्य होगा। आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्यय या योजक चिन्ह यानी संयुक्त वाक्य के उपवाक्य किन किन चिन्हों से जुड़े हो सकते हैं, जैसे है और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन आदि। यानी इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे जो हैं अधिकतर इनके द्वारा संयुक्त वाक्य के दोनों उपवाक्य जोड़े जाते हैं।